हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज अपना अगला अध्याय करने वाले हैं। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि वनस्पति कहते हैं किसे है, दे रखा है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पौधों के समूह को क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो क्या मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। फिर इकाइक संरचना पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय है जिसमें क्या होता है, लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब कि कोई ज़्यादा उसको मनुष्य द्वारा छेड़ा छाड़ा नहीं जाता अधिक समय तक। फिर आगे क्या दे रखा है कि ये मैप दे रखा है भारत प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सी वनस्पति होती है। ये दे रखा है उष्णकटिबंधीय, एक मिनट, उष्णकटिबंधीय पतझड़, जहाँ पे ये लाइन है ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे क्या है, ये सारे जगह पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर है वेलांचली अनुपवन या डेल्टाई, जहाँ पे ब्लैक कलर का है वहाँ पे दे रखा है। ये एक तो यहाँ पे है हिंद महासागर में, लक्षद्वीप में है जो। फिर है आगे दे रखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये डॉट डॉट सी है, ये यहाँ पे है, ये सारे, ये यहाँ पे भी। और एक मिनट छोटा कर देती हूँ थोड़ा, देखो ये लाइन लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये इधर रखी है। और फिर पर्वतीय वन कौन से होते हैं, जहाँ पे ये खड़ी लाइनें दे रखी है, जहाँ पे मतलब पर्वत होते हैं। पर्वत कहाँ का, ऊपरले स्थान पर है पर्वत हमारे। तो ये जम्मू कश्मीर की साइड, उत्तराखंड, ये यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है, यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और एक ये कहाँ पे है, वेलांचली अनूप या डेल्टाई वन, और कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये दे रखे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे फिर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। फिर है नेपाल, ये यहाँ पे दे रखा है वैसे ही जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या दे रखा है कि मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं, जिसमें मतलब मनुष्य कोई मतलब उसको नहीं छेड़ता, जिसमें मानव। फिर भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ उगती है। पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो डेल्टा क्षेत्रों में यहाँ पे दे रखा, डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन, मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पतियों में पर्याप्त क्षेत्रीय क्या होती है, विविधता होती है। विविधता मतलब कि अनेक प्रकार, एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की मिलती है। फिर है ये वैसे दे रखा है, चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों का उपयोग मनुष्य अपने हित में करता है, इसलिए वनों का अत्यधिक महत्व है। परंतु एक सीमा से अधिक मतलब करना क्या होता है, दुरुपयोग की श्रेणी में चला जाता है। फिर आधुनिक युग में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं भी बढ़ गई, और क्या हुआ, आर्थिक उद्देश्य से वनों के बड़े पैमाने पर दोहन या वनों की कटाई होने लगी, जिससे क्या हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। और क्या हुआ, उस पर वायुमंडल पर, जीवमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ा उसका, वन काटने का। फिर दे रखा है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, कितने भागों में बांटा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले क्या दे रखा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन कहाँ पे मिलते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर इसके मुख्य क्षेत्र सादरी, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं सादरी, शिलांग पठार, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप
है। और उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को क्या सोलास वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सोलास वन के नाम से। फिर यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? महोगनी, रोजवुड, आबनुस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना और रबड़। सिनकोना से क्या होता है? सिनकोना की छाल से एक दवाई बनती है। फिर है ये वन मसाला के बागानी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मतलब मसाले बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ये कहाँ पे कितने वर्षा में होते हैं? ये होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे होती है वर्षा वहाँ पे मिलती है ये। फिर है इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भागों और कापे शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश में है। और ये विशेष रूप से मानसूनी वन है। कैसे वन है ये? मानसूनी, मतलब जब मानसून आता है, बारिश आती है तो ही होते हैं ये। फिर यहाँ के प्रमुख पेड़ है सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला और चंदन। ये सभी क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं ये? मतलब कि महंगे है या मूल्यवान है इसमें। फिर आता है कौन सा? उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। ये वनस्पतियाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। और इन वनों में क्या होता है? ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है, ऊंचे नहीं होते। और शुष्क सीमांत क्षेत्र के ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की क्या है? मुख्य समस्या है। ये वन कहाँ पे मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा कि आगे आता है कटीले वन व झाड़ियाँ। कौन से कटीले वन व झाड़ियाँ? ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहाँ पर क्या वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में और आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक ये पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में भी मिलते हैं। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ क्या है? बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस आदि है। फिर आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पे मिलते हैं और कितनी वर्षा में होते हैं? तो देखते हैं ऊंचाई बढ़ने पर पर्वतीय वन से पता चल रहा है कि जो जहाँ पे पर्वत होते हैं वहीं पे ये मिलते हैं। जलवायु की दशा, विशेषकर तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है और इसीलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। फिर यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियाँ तक मिलती है। 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कौन से? कोणधारी सदाहरित वन मिलते हैं और जिनके वृक्षों की लकड़ियाँ क्या होती है? मुलायम होती है। और क्या दे रखा है इसमें? यह देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि छोटी व सूच्याकार पत्तियों वाले वन भी मिलते हैं। फिर आता है ज्वारीय वन। ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहाँ पे नदियाँ क्या होता है? जहाँ पे नदियों का ताजा जल समुद्र जल से मिलता है और परिणाम क्या होता है? दलदली भाग बन जाता है। और गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के क्या है? उदाहरण है, मतलब यहाँ पे ये होते हैं। फिर यहाँ पर मुख्य वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, केजुरिना, केवड़ा और क्या है? एक बेंदी के वृक्ष है। तो ये दे रखे थे वृक्ष वनों के प्रकार। इसमें फिर आता है विभिन्न प्रकार के वन समूह का वनावरण दे रखा है, मतलब कौन कौन से वन कितने कितने प्रतिशत मिलते हैं ये आप देख सकते हैं इसमें। इसको भी पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कितने? 2.92 फिर है प्रतिशत है। फिर है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन 13.89%। फिर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कितने हैं? 19.73। फिर तटीय व ज्वारीय वन 0.69। और फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितने हैं? 41.87। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है 2.75। तो आप ये देख लेना, वैसे ही इसको छोड़ वैसे पढ़ लेना आप। फिर आता है कि ये हमने किया था अभी ऊपर, उसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था तो इसलिए यहाँ पे कटीले वन व झाड़ियाँ।
फिर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोटनिकल, BSI मतलब बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1890 को। कब हुई थी? 13 फरवरी 1890 को। बच्चे आ गए थे, सॉरी। फिर है आगे देखो, ये दे रखा है संस्थापक सर जॉर्ज किंग। और फिर मुख्यालय कहाँ है यहाँ का? इसका कोलकाता। और क्षेत्रीय कार्यालय, फिर है उद्देश्य क्या है इसका? देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और पौधे प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इस संस्थान का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था, दोबारा गठन किया गया था। वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश की क्या दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण तथा संरक्षण की कार्यनीति को विकसित करता है। मतलब अगर कोई उसमें वन उगाने में वैसे कोई वन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसको उनको हल करता है। फिर है आगे क्या दे रखा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे भंगूर पारितंत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्वों का अध्ययन करता है। फिर दे रखा वन से अभिप्राय क्या है? ऐसे व्यापक क्षेत्र जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होते हैं और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्रों की पूरी जैविक क्षमता व पर्यावरण में सुधार करता हो। इसके अंतर्गत क्या वृक्ष, झाड़ी और फूल आदि के पौधों को सम्मिलित किया जाता है वनों में। और यदि वृक्षों को विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? बाग कहते हैं। और यदि यह बाग छोटा और खुला है तो इसे क्या बोलते हैं? उपवन कहा जाता है। फिर है वन अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है तथा आर्थिक विकास में इनका विशेष योगदान रहता है। वन न केवल पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि वायु प्रदूषण और क्या मृदा अपरदन की भी रोकथाम करते हैं। फिर है वन व मृदा अपरदन को भी रोकने में सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को। फिर क्या है आगे? वन एवं वनस्पति में अंतर क्या होता है कि वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधे और झाड़ियों से ढका हुआ होता है। वन से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है। वन एक समान भूदृश्यावली प्रदान करते हैं। फिर आता है वनस्पति में क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वृक्षों, घासों व झाड़ियों को भी सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति किसी एक प्रदेश को मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। फिर आगे दे रखा है कि वर्ष कब 2019 में 30 दिसंबर 2019 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी 2019 को। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल था। फिर वन परमाणु आबादी और मवेशियों की संख्या के बढ़ते दबाव के बावजूद भारत अपनी वन संपदा को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में क्या रहा? सफल रहा। 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट इस श्रेणी की कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। फिर संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन FAO की नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत की दुनिया के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर क्या होता है? वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। फिर रिपोर्ट के घनत्व के आधार पर 3 वर्गों सघन वन, मध्यम सघन और विरल वन में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार इसमें वन क्षेत्र व अधिसूचित वन क्षेत्रों के रूप में भी वर्गीकरण किया गया है। फिर क्या दे रखा कि नए रिपोर्ट के अनुसार देश 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग वनों से घिरा हुआ है देश का। इनमें 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर का कितना 75% से भी अधिक भागों में मतलब वन है। और जबकि त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल और उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम का कितना 33% से 75% भूभागों पर वन से घिरा हुआ है। देशों में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र कितना 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में कितना 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। फिर आता कार्बन स्टॉक
देश में कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक कितना है? 7,124 टन है। फिर जिसमें वर्ष मिलियन टन, फिर जिसमें 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। देश में बांस के अंतर्गत 1.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र आकलित किया गया है और वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में देश में बांस वाले कुल क्षेत्र में 3.2 लाख हेक्टेयर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित आवरण भी बढ़ेगा और क्या होगा? कार्बन सिंक बढ़ाने के में भी सहायता मिलेगी। फिर है इस रिपोर्ट में पहली बार वनों में स्थित जल स्रोतों का आकलन किया गया वर्ष 2005 से 15 की अवधि में। इसके अनुसार इन जल निकायों के क्षेत्रफल में 2647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश क्या थे? सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर थे। फिर आता वनों का वर्गीकरण। प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है? ये दे रखा है। सबसे पहले ये दे रखा है, तो सबसे पहले कौन से? 3 भागों में बांटा है इसको। सबसे पहले कौन से आते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन। ये वन सरकार के क्या होते हैं? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं, मतलब सरकार के अंडर में रहते हैं। इन वनों में लकड़ियों के एक तृण तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश क्या है? वर्जित है। मतलब लोगों को ये इजाज़त नहीं होती कि इनकी लकड़ियों और यहाँ पे कोई पशुओं को चराए, लकड़ियों को ले जाए। फिर है देश का कुल कितना? 53% वन प्रदेश इस वर्ग में आता है। कितना आता है? 53%। फिर आता आगे संरक्षित वन। संरक्षित वनों में कौन से होते हैं? जो इनकी देखरेख कौन? वन सरकार की देखरेख में होते हैं। ये वन किसकी? सरकार की देखरेख में। लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की क्या दी गई है? अनुमति दी गई। परंतु इसमें शर्त यह है कि इन वनों को किसी तरह का गंभीर नुकसान न हो। देश का कुल कितना? 29% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में कौन से आते हैं? जो अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर क्या होता है? कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फिर देश का लगभग कितना? 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर आता है कि भारतीय दूसरे उसमें किस में बांटा? भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या दे रखा है कि राज्य वन। राज्य वन, ये वन राज्य या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का कितना? लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर आता वाणिज्यिक वन। इन वनों का स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत के अधीन होता है और देश का कितना? लगभग 5% वन प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। फिर आगे दे रखा निजी वन में कौन कितना प्रतिशत आता है? 1%। निजी कौन सा होता है? जिसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में नहीं होता। यह देश का कितना प्रतिशत है? कुल वन प्रदेश का 1% है। फिर व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण सबसे पहले दे रखा है विपणन मर्चेंटेबल। फिर ये क्या है? अभिगम्य वन होते हैं, अर्थात इन वनों में आवागमन आसान होता है, मतलब आने जाना। और देश का कितना? लगभग 82% वन इनके अंतर्गत आता है। फिर आता है अविपणनीय वन। अविपणनीय वन कौन से होते हैं? ये अभिगम्य वन नहीं होते और इसका उल्टा होता है। फिर उच्च पर्वतीय प्रदेश में स्थित होते हैं और यह स्थलाकृति कैसी होती है? यहाँ की सुगम्य नहीं होती, मतलब आसान नहीं होती इसके स्थल पे जाना। फिर देश का लगभग कितना? 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर आता है गठन तथा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण। कौन कौन से क्या किस किस प्रकार के होते हैं पेड़, उसके बारे में वन। फिर सबसे पहले है क्या? शंकुधारी। इनको कितने उसमें बांटा है? 2 वर्गों में बांटा है बनावट के आधार पर, और पत्तियों की बनावट के आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा है। सब ये शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग कितने? 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं। चौड़े पत्ते वाले वन, इसमें क्या है? ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं और देश का लगभग कितना? 94% वन प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। ये वन कहाँ मिलते हैं? मैदानी प्रदेशों, पठार तथा पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर आता है उपयोगिता के आधार पर उपयोगी वन। इस वर्ग में देश के कितना प्रतिशत? 58% वन आता है। और फिर सभी संभाव्य उपयोगी वन, ये वे ऐसे आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। देश का कुल कितना? 22%
वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर आता है अन्य वन। अन्य वन, इन वनों के उपयोग पर कोई क्या होता है, प्रतिबंध नहीं होता, और देश का कुल कितना 20% वन इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसको किसने औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टैंप द्वारा निम्नलिखित कितने वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये दे रखे, सदाबहार वन, और नंबर 2 मानसूनी वन, फिर तीसरे पे शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। फिर वनों में कार्बन संग्रह, जीवित बायोमास, भूमि के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें तना, शाखाएं, छाल तथा बीज तथा पत्तियां शामिल है। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल है। फिर आता मृत जैव पदार्थ, लकड़ी, मृत काष्ठ लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी तथा पड़ी हो। फिर कचरा, समस्त अजीवित बायोमास जो विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा। और फिर मृदा के जैविक पदार्थ, जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन। फिर आता सदाबहार वन की लकड़ियाँ, वनों के उपाय के बारे में बता रखा है, जो मतलब इनकी जो लकड़ियाँ है या इन जो भी होता है ये किस किस के काम आते हैं। तो सबसे पहले क्या दे, सदाबहार वन की लकड़ियों में कौन सा, शीशम, जिसको क्या बोलते हैं रोजवुड। इसका विस्तार कहाँ पे मिलता है, पूर्वी पश्चिमी घाट के मध्य फैले प्रायद्वीपीय पठार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखा जा सकता है। और इस लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसकी लकड़ी का उपयोग शीशम की फर्नीचर, तख्ता तथा सजावटी प्लाईबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है गुर्जन, यह मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार के सदाबहार वनों में पाया जाता है। और इसकी लकड़ियाँ हल्के लाल तथा भूरे रंग की होती है। और इसका उपयोग पैकिंग, पेटी, चाय के डिब्बों, फर्श तथा माल डिब्बा, जिसको क्या बोलते हैं वैगन, घरों के भीतरी निर्माण आदि के लिए किया जाता है। फिर आता है तेलसुर तथा इरुपी, अथवा इसको क्या बोलते हैं तेलसुर या इरुपी। यह प्रमुख रूप से कहाँ पे मिलता है, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और इसको उपयोग मुख्य रूप से नौका, नाव बनाने के लिए, पुल और खुट्टा पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेग और ठेला गाड़ी तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। फिर आता आगे तून या तूना, फिर ये विशेषकर हिमालय के निचले भाग अर्थात गिरिपाद में पाया जाता है। और यद्यपि इसकी लकड़ी कैसी होती है, बहुत ठोस नहीं होती, और फिर भी यह क्या है, टिकाऊ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय के डिब्बों, खिलौने तथा फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 को, और मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। फिर 4 क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला, कोलकाता, मतलब कि इनके जो जहाँ पे इनके कार्य होता है वन के सर्वेक्षण के लिए, तो ये 4 जगह पर, नागपुर और बंगलुरु। कार्य क्या है इसका, देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़ों को इकट्ठा करना। फिर अधीन क्या है, पर्यावरण और वन मंत्रालय और भारत सरकार किसके अधीन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की। फिर प्रकाशन क्या, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1987 में। फिर आता है कि स्वरूप, प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करता है। वर्तमान प्रकाशित रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब, 2019। यह प्रकाशित श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट थी, 16वीं रिपोर्ट। फिर आता है कि उपयोगिता, इसमें वो उस 5 नंबर पे था ये मैंने पहले करवा दिया आपका दोस्तों। ये यहाँ पे 4 नंबर ये था ना, तो ये बीच में ये आ गया, और अभी इस साइड था। तो 5 नंबर पर कौन से, तेंदू में क्या था, डायोस्पिरोस मेलनाकिसी यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा तथा महाराष्ट्र के शुष्क सदाबहार वनों में पाया जाता है। और इसकी लकड़ी हल्के धुंधले पीले रंग की होती है, जिसमें काले रंग की धारियाँ पाई जाती है, और इसमें कीड़ों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है। इस प्रकार की लकड़ी विशेष नक्काशी तथा सजावट के लिए उपयोग होती है।
फिर आता है नाहर, यह असम तथा मालाबार तट में पाया जाता है और इसकी लकड़ी ठोस तथा टिकाऊ होती है और इसका उपयोग किसके लिए, रेलवे, स्लीपर और खुट्टा तथा नौका आदि बनाने में किया जाता है। फिर पून, यह पश्चिमी घाट, केरल, नीलगिरी तथा तमिलनाडु में पाया जाता है और इसकी लकड़ी क्या होती है, अत्यंत ठोस, मजबूत तथा टिकाऊ होती है और इसमें आसानी से क्या होता है, पक्का बनाया जा सकता है। फिर आता मानसून वन की लकड़ियाँ। मानसून वन की लकड़ियाँ इसमें कौन कौन से आते हैं, ये सखुआ, साल, सोरिया, रोबुस्टा, फिर है सागौन, फिर कौन सा है, शीशम, और फिर है हल्दू, और 5 नंबर पे क्या है, पलास, फिर है अर्जुन और महुआ और सेमल। तो ये अलग अलग प्रकार के वो दे रखे हैं वन। सबसे पहले क्या है, वन की लकड़ियाँ दे रखी है ये। फिर सबसे पहले सखुआ में क्या पे होता है, यह अर्ध हिमालय, कहाँ पे मिलती है, अर्ध हिमालय प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, दारंग में असम में, दारंग से और तथा मेघालय तक विस्तृत है, मतलब फैली हुई है। फिर इस वृक्ष की लकड़ी कैसी होती है, भारी और ठोस तथा टिकाऊ होती है, किसकी, सखुआ की या साल, सोरिया, रोबुस्टा की। फिर आता खुट्टा, दरवाजे और क्या है, हरीश, तख्ता तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण में इस मुख्य रूप से इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। फिर आता सागौन, जिसको क्या बोलते हैं, टिक, टेक्टोना ग्रेन डिस बोलते हैं इसको, टिक। ये कहाँ पे होते हैं, प्रमुख वृक्ष है कहाँ पे, मानसूनी जलवायु के प्रमुख वृक्ष है। यह प्रमुख रूप से कहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, राजस्थान तथा हिमालय के पादगिरी प्रदेशों में पाया जाता है। इस बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता है, दरवाजे के लिए और अलमारी तथा फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है, किसकी, सागौन की लकड़ी का। फिर आता है शीशम। शीशम में क्या है, फिर यह हिमालय प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक तथा 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों तक पाया जाता है। यह मुख्यतः क्या पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस वृक्ष की मजबूती, लचीलापन तथा टिकाऊपन के कारण इस लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फर्नीचर, वाद्य यंत्रों तथा कृषि के उपकरण या औजार बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है हल्दू। यह पूरे मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है और इसकी लकड़ी ठोस, टिकाऊ तथा हल्के रंग की होती है। इस लकड़ी का उपयोग खिलौने बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है। फिर आता पलास। इसका विस्तार कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। इस वृक्ष के पत्तों पर क्या होता है, लाख के कीड़ों को पाला जाता है। फिर आता अर्जुन। यह मानसूनी वन का एक प्रमुख वृक्ष है जिसका उपयोग कृषि उपकरण, मतलब कृषि के लिए जो औजार बनाए जाते हैं वो, और बैलगाड़ी बनाने आदि के लिए किया जाता है। फिर आता है महुआ, जिसको क्या बोलते हैं, मधुका इंडिका। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके फलों का उपयोग तेल निकालने में तथा फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, महुआ का। फिर आता है सेमल। सेमल में यह मुख्य रूप से असम, बिहार तथा तमिलनाडु में पाया जाता है और इसकी लकड़ी कैसी होती है, हल्की और कोमल होती है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, खिलौने बनाने, पैकिंग, पेटी और क्या, माचिस तथा प्लाईवुड आदि के निर्माण में किया जाता है, सेमल के वृक्षों का। फिर इसके फल से प्राप्त कोमल रेशे का उपयोग तकिया तथा क्या, गिलाफ बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है सहतूत, जिसे क्या बोलते हैं, मलबरी। यह प्रमुख रूप से मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है और जिसका उपयोग खेल कूद की सामग्री बनाने, हॉकी, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश रैकेट तथा क्रिकेट स्टंप में किया जाता है। फिर आता है जामुन, जिसको क्या बोलते हैं, साइजीजियम क्यूमिनी। यह मानसूनी प्रदेश का क्या है, एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है तथा इसका उपयोग घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके फल डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी होते हैं। जामुन के किस में काम आता है, जामुन के जो बीज होते हैं उसका उपयोग किस में, शुगर में किया जाता है और बीपी लो हाई हो जाता है उसके लिए भी इसका
उपयोग किया जाता है, खाने के लिए अच्छे होते हैं। रक्तचाप नियंत्रण। फिर आता है कि हिमालय की अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियाँ कौन कौन सी है, ये दे रखा है। चीड़, देवदार और क्या है, ब्लू पाइन। फिर रजत देवदार और क्या, स्प्रूस, अखरोट, सफ़ेद भीसा और भुर्ज सरू, ये सारे हिमालय की क्या है, जहाँ पे हिमालय मतलब जहाँ अधिक ऊंचाई है वहाँ पे यहाँ इसकी लकड़ियाँ मिलती है, इन वनों की। तो आइए इसको भी देखते हैं। अब हम हिमालय में वन के मुख्य वृक्ष कौन कौन से, देवदार, चीड़, ब्लू पाइन जो नीचे दे रखे हैं वैसे नंबर में, सिल्वर फर जिसको क्या बोलते हैं रजत देवदार, स्प्रूस, अखरोट, सफ़ेद भिस्सा जिसको क्या बोलते हैं वाइट विलो, भुर्ज। ये नाम भी ध्यान रखने जरूरी है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं अलग से, जैसे अखरोट का वालनट, इंडियन बर्च। फिर आता था सरू को क्या बोलते हैं साइप्रस। चीड़ में क्या दे रखा है, पाइनस लोंगफोलिया। इसमें क्या होता है कि ये वृक्ष हिमालय में जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। और इस वृक्ष से क्या होता है, सिराल गोंद तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। फिर आता है देवदार जिसको क्या बोलते हैं सेडरस देवदार। ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, देवदार के वृक्ष। इसका उपयोग किस हल तथा फरस, तख्ता, दरवाजे, खिड़कियां, हल्के फर्नीचर, तख्तों तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। फिर आता है ब्लू पाइन जिसको पाइनस एक्सेला बोलते हैं। यह हिमालय में चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तथा 1800 से कितने 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है ब्लू पाइन। इसका उपयोग भी दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष से राल तथा तारपीन भी प्राप्त किया जाता है। फिर आता है रजत देवदार। इसमें क्या, रजत देवदार जिसको क्या बोलते हैं सिल्वर फर एबिज। यह उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। और इसकी लकड़ी कैसे होती है, चिकनी होती है, परंतु अधिक क्या होती है, टिकाऊ नहीं होती। और अधिकांश इसका उपयोग तख्तों, पैकिंग पेटी, डिब्बों, कास्ट, लुगदी, कागज तथा माचिस की तिलियां बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है स्प्रूस। ये कितने 2100 से 3600 मीटर पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, की ऊंचाइयों के बीच पाए जाते हैं। और इसका उपयोग किसके लिए, चिकनी सफ़ेद, इसकी लकड़ी चिकनी सफ़ेद, इसका उपयोग किया जाता है घरों के निर्माण, रेलवे स्लीपर, कैबिनेट पेटी का एवं लुगदी बनाने तथा पैकिंग के लिए। फिर अखरोट वालनट जूलनस रिजिया। यह वृक्ष कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। सूखने पर यह लकड़ी न तो सिकुड़ती है और न ही फूलती व फटती है। इस लकड़ी का उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के कुंदे तथा कैबिनेट बनाने के लिए, पेटिका बनाने के लिए काम आते हैं। फिर आता है सफ़ेदा भिसा। इसको क्या बोलते हैं वाइट विलो सेलिका सल्वा। यह एक छोटा वृक्ष है जो उत्तर पश्चिम हिमालय, कश्मीर घाटी में भी पाया जाता है। और इसकी टहनियों का उपयोग टोकरी बनाने में किया जाता है। और इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट तथा खेलकूद की अन्य सामग्रियां भी बनाई जाती है। फिर आता है भुर्ज इंडियन बर्च। यह हिमालय के उच्च ढालों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है और जिसकी तंतु रचना सीधी होती है। और इसका उपयोग किसके लिए, फर्नीचर, प्लाईवुड तथा रेडियो कैबिनेट बनाने में किया जाता है। फिर आता है सरू साइप्रस। यह मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है और इसकी लकड़ी मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है वन उत्पादन एवं उनकी उपयोगिता दे रखा है।
वन उत्पादन में उनकी उपयोगिता इसमें क्या है कि ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा काष्ठ कोयला के अतिरिक्त वन अनेक अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। इनमें बांस, बेंत, तेंदु, पत्ते, घास से तेल, लाख, राल, गोंद, रंग, शहद, मोम, सब्जियां, फल, जड़ें तथा कंद आदि शामिल है। बांस अधिकांश मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है और यह जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसका उपयोग अनेक उद्देश्य जैसे टोकरी बनाना, छाजन निर्माण, कागज तथा लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। दिसंबर 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर किस में कर दिया, घास की श्रेणी में कर दिया गया। फिर भारत में 100 से अधिक किस्मों के बांस पाए जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार बांस देश के कुल कितने हैं 1,02,10 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसका वार्षिक उत्पादन कितना 4 मिलियन टन है। कितना है 4 मिलियन टन। फिर आता बेंत, यह असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा जम्मू कश्मीर के नम व आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैग तथा टोकरी बनाने में किया जाता है बेंत का। फिर तेंदू के पत्ते छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग बीड़ी बनाने में होता है, किसका, तेंदू के पत्तों का। फिर आता घास भारतीय वनों में अनेक प्रकार की उपयोगी घासें पाई जाती है। कुछ प्रमुख घासें हैं सवाई अर्ध हिमालय तराई प्रदेश में, एलिफेंट ग्रास असम में, सिपियर ग्रास, उल्ला तथा पन्नी घासें इत्यादि। खसखस घास भरतपुर और सवाई माधोपुर का उपयोग गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों के लिए किया जाता है और रोसा, नींबू तथा अदरक की घासों से औषधीय तथा सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। फिर तेल, जड़ी बूटियों, पौधे तथा वृक्षों का उपयोग अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा तेल बनाने में किया जाता है। इसमें से प्रमुख है कपूर, लौंग, इलेंग, यूकेलिप्टस का तेल और किसका, चमेली का, खसखस का तेल, लेवेंडर का तेल, नींबू घास का तेल, पुदीने का तेल, चंदन का तेल, पचौली का तेल, तारपीन का तेल और किसका, जायफल का तेल, चंपा का तेल आदि। फिर आता चपड़ा स्लेक जिसको बोलते हैं, यह केरिया लेक का नाम के कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है और जो परपोषी वृक्ष जैसे पलाश, पीपल, कुसुम, शीशो, कुल, गुल्लर, सिरस तथा बरगद के रस द्वारा पोषित होते हैं। फिर इसके बाद दे रखा है कि विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिपत्य है। इसका उपयोग रेशम की रंगाई में, चूड़ियाँ, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, मोहरी, लाख, विद्युत रोधक सामग्री, जूतों की पॉलिश, प्लास्टिक ढांचा, स्प्रिट, बेकिंग एनिमल तथा जहाजों के एंटी मेल्टिंग कंपोजिटरी बनाने में किया जाता है। फिर आता है राल रेजिन जिसको बोलते हैं, ये राल मेनियोरीगेमिक प्रजाति की क्या है, वनस्पति का निस्त्राव है और यह पीले रंग का क्या होता है, ठोस पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं होता परंतु अल्कोहल में घुलनशील होता है। फिर हिमालय के शंकुधारी पाइन वृक्षों में राल का एकत्र वाणिज्य दृष्टि से किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा कागज व कपड़ों को चिकना करने और मोहरी, लाख, लिनोलियम, स्नेहक, रंग तथा स्याही बनाने में किया जाता है। फिर आता गोंद या किससे होता है, बबूल अकेसिया जिसको बोलते हैं, करोब मैक्सक्विट कटिरगम से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थों के रूप में प्रिंटिंग, छपाई में तथा कपड़ों के परिष्करण में और रंग तथा दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। फिर आता चर्म शोधक तथा रंग जिसको क्या बोलते हैं, रंजक। चर्म शोधक का उपयोग खालों तथा चमड़ों में प्रोटीन स्कंद के लिए किया जाता है जिससे प्रतिरोधी चमड़े का उत्पादन किया जा सके और हल्के वनस्पति चर्म शोधकों की प्रधानता चमड़ों के उत्पादन में देखी जा सकती है। चर्म शोधक मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, ठाट, एवरेम, सुमेक, अर्जुन, इंडियन आलमंड जिसको क्या बोलते हैं, बादाम, बेर, कुडप्पा, आलमंड, आंवला तथा चेस्टनट की छालों तथा धूम्या के पत्तों से प्राप्त होता है। फिर आता कत्था, यह खैर वृक्ष की लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, बिहार में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कारखाने का बरेली उत्तर प्रदेश और शिवपुरी में स्थित है। फिर आता फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियां में
फल एवं सब्जियों में जामुन। भारत में पहला वन सम्मेलन कब हुआ था? 2011 में, नवंबर 2011 में हुआ था। और जिसकी विषय वस्तु क्या थी, मतलब थीम क्या थी? बदलती दुनिया में वन। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। 2011 वनों की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। और इसके अंतर्गत समुदाय में वनों की सुरक्षा एवं महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।